हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के बारे में। लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को सेक्शन नंबर 23 में डिफाइन किया गया है। ऐसे एग्रीमेंट जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है वो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो कि इंसॉल्वेंट पर्सन ट्रांसफर टू अनदर सम प्रॉपर्टी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफॉल्टिंग हिज क्रेडिटर। ऐसे एग्रीमेंट भी आपके अनलॉफुल होंगे। तो अनलॉफुल एग्रीमेंट या अनलॉफुल कंसिडरेशन वो होता है जहाँ पे कोई भी तथ्य होते हैं वो सही नहीं होते हैं, या कंसिडरेशन या पेमेंट हो रही है वो किसी इलीगल एक्टिविटी की हो रही है, इलीगल आपके ऑब्जेक्टिव हैं या लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वाइड होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल नहीं माने जाते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ए बी सी थ्री पार्टनर एंड दे आर शेयर इक्वली अमंग देमसेल्फ। ये तीनों ही आपस में इक्वली शेयर डिवाइड करते हैं। सर्टेन गेन एक्वायर्ड बाय द फ्रॉड, यानी कि कोई गेन हुआ है वो उसने फ्रॉड से लिया है। तो ए बी सी अगर फ्रॉड के थ्रू कोई गेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो जो गेन है दिस इज कॉल्ड टू बी कंसिडरेशन, और वो वाइड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। उसी तरह से बी प्रॉमिस करता है कि दे रिटर्न द स्टोलन प्रॉपर्टी ऑफ बी, बी को स्टोलन प्रॉपर्टी रिटर्न कर देगा अगर बी जो है क्रिमिनल केसेस जो फाइल किया है उसको विड्रॉ कर ले। तो ये एग्रीमेंट भी आपका वाइड है। नेक्स्ट आता है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आपके अनलॉफुल होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट आता है, इफ इट इज द फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि ऐसे कोई कंसिडरेशन, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जो कानून की नज़र में सही नहीं होते हैं या कानून की नज़र में आपके इनवैलिड है, तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वाइड होते हैं। ऐसे कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव जो आपके कानून की नज़र में सही नहीं है वो एग्रीमेंट वाइड है, और उनको ही फॉरबिडन बाय लॉ कहते हैं। अगर आप और कानून के तहत ऐसे एग्रीमेंट पे पेनल्टी लगाई जाती है और प्रोहिबिटेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पेनल्टीज आपको देनी पड़ती है अगर आप इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं। इस तरह के एग्रीमेंट को इलीगल कहा जाता है और वैलिड नहीं होते हैं। और अगर इस तरह के एग्रीमेंट हो जाते हैं तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है, फर्स्ट आता है पुनिशेबल बाय द क्रिमिनल लॉ। अगर आपने इस तरह के एग्रीमेंट किए हैं वो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, इलीगल नेचर के होते हैं, और यहाँ पे आपको पनिशमेंट दी जाती है। सेकेंड है प्रोहिबिटेड बाय द स्पेशल लेजिस्लेशन। अगर आप किसी भी संविधान के या किसी कानून के सेक्शंस को प्रोहिबिट कर रहे हैं, सेक्शन को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट भी आपके इलीगल होते हैं, वहां पे भी आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है, आपके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि हिंदू ऑलरेडी मैरिड एंड हिज वाइफ अलाइव एंटर इनटू ए मैरिज एग्रीमेंट विद बाय एन अनमैरिड गर्ल। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी मैरिड है और दोबारा से किसी अनमैरिड गर्ल के साथ शादी करने के एग्रीमेंट में एंटर होता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है, क्योंकि सेकंड मैरिज हमारे लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो कानून के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि जहाँ पे ऐसा कोई काम जो प्रोविजन ऑफ लॉ को आप डिफीट कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे प्रोविजन और लॉ फॉलो नहीं है और वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन वहाँ से आपको रिसीव हो रहा है, तो वो भी आपका वॉइड नेचर का एग्रीमेंट माना जाएगा। अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव और ऐसा कंसिडरेशन का आप एग्रीमेंट करते हैं जहाँ पे आपके लॉ को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ कर रहे हो, तो एग्रीमेंट आपके वॉइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट टू गिव एन एनुअल अलाउंस, आप ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि आप पेरेंट्स को एनुअल अलाउंस करेंगे, देंगे इफ अडॉप्टेड हिंदू बॉय इन ऑर्डर टू इंड्यूस द कंसेंट ऑफ द अडॉप्शन। आप हिंदू बॉय को अडॉप्ट करेंगे तो एनुअली आपको अलाउंस दिया जाएगा। तो इस तरह की एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो अडॉप्शन क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है फ्रॉड एक्टिविटीज करना। फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड एक्टिविटीज में कोई भी कंसिडरेशन आपको मिल रहा है तो वो कंसिडरेशन भी आपका अनलॉफुल माना जाएगा। अगर फ्रॉड करके कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको रिसीव हो रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव आपका अनलॉफुल होगा। ऐसे एग्रीमेंट जो फ्रॉड के कारण एग्रीमेंट में आप आते हैं तो वो एग्रीमेंट आपके वाइड होते हैं, और फ्रॉड के कारण उस एग्रीमेंट में कोई भी चीज एक्सचेंज होती है तो वो भी अनलॉफुल मानी जाएगी। द एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ स्मगलिंग, स्मगलिंग के आधार पे आप गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वो कंट्री में इस तरह की एक्टिविटी वाइड होती है। उसी तरह से
ए और बी आप पार्टनर है किसी फर्म के और वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टेंडर देना चाहते हैं, लेकिन वो टेंडर इंडिविजुअली देंगे, ना कि वो फर्म के नाम से। तो वो एक तरह का फ्रॉड है, क्योंकि टेंडर फर्म के नाम से जाएगा अगर ए और बी पार्टनर है। अगर वो इंडिविजुअल टेंडर देंगे तो इस तरह की एक्टिविटी फ्रॉड होगी, और इस तरह की एक्टिविटी टेंडर में जो भी अमाउंट उनको रिसीव होगा वो कंसिडरेशन भी अनलॉफुल होगा, और ऑब्जेक्ट भी उनका तथ्य जो है एंटर होने का टेंडर में वो भी क्या है, अनलॉफुल माना जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है इफ इट इन्वॉल्व इम्प्लाई इंजरी टू द पर्सन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, इंजरी देंगे या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट भी आपका अनलॉफुल होगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट जिससे आपको ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन अनलॉफुल माने जाएंगे, जहां किसी दूसरे प्रॉपर्टी को या दूसरे व्यक्ति को इंजरी पहुंचाई जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, और इस तरह की एक्टिविटीज क्रिमिनल नेचर की होती है, अगर रॉन्गफुल एक्ट मानी जाती है और इलीगल मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, he agreed to print to book of B। ओके, ए जो है वो बी की बुक को प्रिंट करने के लिए एग्री हो जाता है, विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय डब्ल्यू, जो ऑलरेडी डब्ल्यू ने पब्लिश की थी। तो इस तरह के एग्रीमेंट क्या है, वाइड है, एंड इट इज नॉट ओनली द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट बट आल्सो द कॉज ऑफ इंजरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यानी कॉपीराइट को वायलेशन नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरों की प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। क्लियर है? तो इस तरह की एक्टिविटीज क्या होती है, जब हम दूसरों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और फ्रॉड तरीके से काम करते हैं, तो वो आपका इलीगल कंसिडरेशन माना जाएगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। अनदर आता है इफ द कोर्ट रिगार्ड टू बी इमोरल। अगर कोर्ट ये घोषित कर ले कि जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वो इमोरल नेचर के हैं, तो उस कंसिडरेशन को वॉइड बोला जाएगा। अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव, ऐसे कोई कंसिडरेशन जहां कोर्ट ये डिक्लेयर कर देता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो इमोरल नेचर का है, तो वो एग्रीमेंट में हुए जितनी भी पेमेंट होगी या जितना भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपका अनलॉफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री हो जाता है अपने घर को प्रोस्टिट्यूट पे देने के लिए कि वहां से उसको रेंट आएगा, जो रेंट का अमाउंट है यहाँ पे कंसिडरेशन, तो वो आपका अनलॉफुल है, इलीगल है, तो यहाँ पे आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? अनदर है आपके पास कि डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध किसी तरह का एग्रीमेंट हो रहा है, जहाँ पे पब्लिक को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, या पब्लिक को इंजरी पहुंचाई जा रही है, या उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उसी को ही डॉक्ट्राइन ऑफ पब्लिक पॉलिसी कहा जा रहा है, कहा जाता है। एन एग्रीमेंट विच इज टू बी एंगेज द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ऐसे एग्रीमेंट जो पब्लिक के विरुद्ध होते हैं उनको एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। एंड एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध होते हैं वो आपके इमोरल नेचर के होते हैं और वैलिड या इलीगल नहीं होते हैं। अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं जहाँ जब आपकी ऑलरेडी वाइफ है, तो वो आपके इमोरल नेचर के एग्रीमेंट है, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। अपना जो घर है वो प्रोस्टिट्यूट के लिए दे रहे हैं, तो वो भी आपका इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा या पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना जाएगा। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी के कस्टम ट्रेडिशन पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना जाएगा।